कभी सोचा है कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ असाधारण शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ती है, खास तौर पर तब जब हालात बिल्कुल असाधारण हो जाएं। इसे हम अपने संविधान का एक सेफ्टी स्विच कह सकते हैं, एक ऐसा स्विच जो बहुत बड़े संकट के समय देश को बिखरने से बचाने के लिए बनाया गया है। तो चलिए आज भारत के संविधान में मौजूद इसी शक्तिशाली प्रावधान की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। और इस सफर की शुरुआत होती है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस एक बहुत ही गहरे कथन से। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूर की सोचते थे। उन्होंने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो सामान्य समय में तो संघीय मतलब फेडरल रहता है, जहां केंद्र और राज्यों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई आपातकाल आता है ये ढांचा एकात्मक यानी यूनिटरी बन जाता है, जहां सारी की सारी शक्ति सिमटकर केंद्र सरकार के पास आ जाती है। कितना अनोखा डिजाइन है ना। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल असल में है क्या? संविधान का आर्टिकल 352 बिल्कुल साफ साफ बताता है, जब देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी हमले या फिर सशस्त्र विद्रोह से कोई बहुत ही गंभीर खतरा हो तो केंद्र सरकार को कुछ असाधारण शक्तियां मिल जाती हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है जिसे बहुत ही सोच समझकर सिर्फ सबसे मुश्किल हालात में ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब संविधान बना था तब हमारे निर्माताओं ने इन शक्तियों की कल्पना आखिर की कैसी थी, मतलब इसका ओरिजिनल ब्लूप्रिंट कैसा था। देखिए, शुरुआत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 3 आधार दिए गए थे: युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। अब पहले 2 तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये जो तीसरा शब्द था ना, आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बहुत ही व्यापक और कह सकते हैं कि गोलमोल था। इसकी कोई साफ परिभाषा ही नहीं थी और यहीं से आगे चलकर एक बड़ी समस्या की नींव पड़ी। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नजर में ही हमारे सामने रख देती है। 1950 में संविधान लागू हुआ, फिर आया साल 1975 जब उसी अस्पष्ट शब्द आंतरिक अशांति को आधार बनाकर देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इस एक घटना ने संविधान की एक बहुत बड़ी कमी को उजागर कर दिया और इसी के सीधे जवाब में 1978 में 44वां संविधान संशोधन लाया गया। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही गंभीर मोड़ आता है। 1975 में जो हुआ उसने ये दिखा दिया कि कैसे इस एक अस्पष्ट शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद के लिए भी हो सकता है। उस समय नियम यह था कि सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकते थे। सोचिए, इसके लिए पूरे कैबिनेट की सहमति तक की जरूरत नहीं थी। इसने हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी को सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इस अनुभव से सबक लिया गया, भारतीय लोकतंत्र ने खुद को सुधारा। तो चलिए अब देखते हैं कि 44 से संशोधन के जरिए वो कौन से मजबूत सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय जोड़े गए ताकि भविष्य में इन शक्तियों का फिर कभी गलत इस्तेमाल न हो सके। ये स्लाइड वो 3 सबसे बड़े बदलाव दिखाती हैं जो 44वें संशोधन से आए। पहला, आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर उसकी जगह एक बहुत ही ठोस शब्द सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रेबेलियन लाया गया। दूसरा, अब सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह काफी नहीं थी, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होना जरूरी कर दिया गया। और तीसरा, अदालतों को यह शक्ति दी गई कि वो इमरजेंसी लगाने के फैसले की समीक्षा कर सकती हैं, ये देखने के लिए कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, पूरी प्रक्रिया को भी बहुत सख्त बना दिया गया। अब इमरजेंसी लगाने के बाद संसद से मंजूरी लेने का समय 2 महीने से घटाकर सिर्फ 1 महीना कर दिया गया। और अब साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, अब विशेष बहुमत चाहिए, मतलब सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और मौजूद सदस्यों में से 2/3 का बहुमत। और शायद सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब इमरजेंसी अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती। इसे जारी रखने के लिए हर 6 महीने में संसद से दोबारा मंजूरी लेनी ही होगी। तो इमरजेंसी लगाना तो मुश्किल बना दिया गया, लेकिन 44वें संशोधन ने इसे खत्म करने का रास्ता भी आसान बनाया। और इसमें सबसे ज्यादा ताकत दी गई जनता के प्रतिनिधियों यानी लोकसभा को। देखिए, इमरजेंसी खत्म करने के 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि राष्ट्रपति जब चाहे इसे वापस ले सकते हैं, लेकिन जो नया और शक्तिशाली सेफगार्ड जोड़ा गया वो है दूसरा रास्ता। अगर लोकसभा एक साधारण बहुमत से भी इमरजेंसी को जारी रखने के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति के लिए इसे रद्द करना अनिवार्य हो जाता है, मतलब पावर सीधे जनता के सदन के हाथ में दे दी। तो अब जब हमने सारे नियम और सेफगार्ड समझ लिए हैं तो सवाल ये उठता है कि जब इमरजेंसी लागू होती है तो देश के शासन पर, सिस्टम पर इसका असल में असर क्या पड़ता है। ये स्लाइड एक तस्वीर में ही सब कुछ कह देती है।
सत्ता का जो संतुलन है वो पूरी तरह से बदल जाता है। भारत का जो संघीय ढांचा है वो लगभग एकात्मक में तब्दील हो जाता है। सारी की सारी शक्ति राज्यों से निकलकर केंद्र सरकार के हाथों में सिमट जाती है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। कार्यकारी स्तर पर राज्य सरकारें एक तरह से केंद्र के सीधे नियंत्रण में आ जाती हैं। विधायी स्तर पर संसद को उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है जो सामान्य समय में सिर्फ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। और वित्तीय स्तर पर भी राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसों का बंटवारा बदल सकते हैं। यानी संक्षेप में कहें तो राज्य सरकारें अपनी स्वायत्ता लगभग खो देती और इसका लोकतंत्र पर सीधा असर इस बात से पता चलता है। इमरजेंसी के दौरान लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हम देख सकते हैं 1975 की इमरजेंसी के दौरान 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया भी गया था। तो इन सभी बदलावों और प्रभावों को देखने के बाद आज हम कहां खड़े हैं? असल में भारत के इन आपातकालीन प्रावधानों की कहानी एक विकास की कहानी है, एक ऐसी शक्ति की कहानी जिसे समय और अनुभव ने बहुत ही सावधानी से तराश कर संतुलित किया है। इस पूरी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी परीक्षा हुई। इसमें कुछ खामियां भी सामने आई और फिर हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम ने खुद को सुधारा। आंतरिक अशांति से सशस्त्र विद्रोह तक का ये सफर इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक संविधान अपने ही इतिहास से सीखता है और वक्त के साथ खुद को और ज्यादा मजबूत बनाता है। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने देखा कि इस अपार शक्ति को काबू में रखने के लिए कितने बदलाव किए गए, लेकिन क्या आज के ये सेफगार्ड्स राष्ट्र की सुरक्षा और एक आम नागरिक की आजादी के बीच हमेशा एक सही संतुलन बनाए रखने के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा इस बहस के केंद्र में रहेगा।